स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। मैंने आप क्वेश्चन नंबर 3 तक दे दिया है फिर करके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि HCF जो है 306 और 657 का हमें 9 दे रखा है। यदि HCF 306 और 657 का 9 है दिया है तो हमें LCM इन्हीं दो संख्याओं को ज्ञात करना है। 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। देखिए, जब इस तरीके का केस आ जाए, जब आपको HCF दे रखा हो और LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा हो, तो आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ। दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है HCF गुणा LCM के। HCF गुणा LCM के। अब यहाँ हमें दो संख्याओं का गुणनफल से मतलब हो गया कि दो संख्या दे रखी है, क्या है हमारे पास, HCF दे रखा है, LCM ज्ञात करना है। तो HCF को उठा के हम यहाँ पर रख देंगे। देखिए LCM बराबर क्या मिल जाएगा मुझे? LCM बराबर मिल जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या क्या दे रखी है आपको दो संख्याएं, 306 गुणा 657 गुणनफल बटे, क्योंकि आप इधर से HCF को पहुंचा रहे हो, बटे HCF कितना दे रखा है आपको? 9 दे रखा है। इस तरीके से इनके दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। अब यहाँ से 9 से काट दो, कट रहा हो तो 9 3 27, 9 6 36, 34 बार। अब 34 का गुणा करना है केवल इसमें, तो 657 गुणा 34 करके देखो। 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 6 18 19, 8 3 3 13 और 11 12, 22,338। आपका इसका LCM कितना आया? 22,338। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि फॉर्मूला लगाना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। यहाँ से आपको LCM पूछ रहा है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दो और HCF से आप डिवाइड लगा दो। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है, 5 दे रखा है, उसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि n जो है वो प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए। तो देखो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4, इसलिए अनंत तक। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या बताओ जो 6 की पावर n, यानी कि 6 की पावर चढ़ाते ही उसका मान लास्ट में 0 आ जाए। ठीक है, यानी कि 6 की पावर 1 किया तो 6 आ रहा है, 6 की पावर 2 किया तो 36 आ रहा है, यानी कि 3 के पीछे इस तरीके से 0 बन जाए, लास्ट में अंक 0 आ जाए। क्या ऐसी कोई संख्या है? इसमें हमें जांच करके बताना है। तो देखिए इसके दो मेथड बनते हैं, एक तो मैथमेटिकल बनता है, एक थ्योरेटिकल बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकल मेथड के बारे में बताऊँगा। तो देखो थ्योरेटिकल मेथड की बात करेंगे तो इसे किस तरीके से हम थ्योरेटिकल कर सकते हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। देखो 6 की पावर n, यदि 6 की पावर n की किसी, देखो सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने मान लिया क्या भाई 0 पर समाप्त होती है, तो 0 पर समाप्त होती है तो ये 5 से तो भाग जाना होगा। जब किसी संख्या में लास्ट में 0 आ जाए तो उसमें 5 से भाग चला जाता है। जैसे 10, 5 दूनी 10, 100, 20, 30, अगर लास्ट में 0 होगा तो उसमें 5 से भाग चला जाएगा। तो सबसे पहले हमें मान के चलना है कि यदि 6 की पावर n जो है वो किसी n के किसी मान के लिए 0 पर समाप्त होती है तो ये 5 से अवश्य विभाज्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मान के चलना है, यदि ये मान के चलना है आपको, यदि कि 6 की पावर n के किसी मान के लिए, n के किसी
मान के लिए n के किसी मान के लिए शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है। जब कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो आप इसके बारे में क्या यानी से कह सकते हैं, तब यह 5 से अवश्य विभाज्य होगी, 5 से अवश्य विभाज्य होगी। बिल्कुल साहब। जब कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से अवश्य विभाज्य होती है। अच्छा जी, अब मैं बात कर रहा हूँ, देखिए अब मैंने मान के चलना कि n के किसी मान के लिए 0 पर समाप्त हो रही है तो हम 5 से विभाज्य अवश्य कहेंगे उस संख्या को। लेकिन चूँकि इस संख्या में जो दे रखा है मुझे 6 की पावर n, उसके जो फैक्टर किए मैंने तो 2 3 6, 2 गुणा 3 की पावर n, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। इसमें मुझे कहीं 5 नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि 6 की पावर n के गुणनखंडों में के गुणनखंडों में भाई इसके जब हम मैंने गुणनखंड किए तो केवल 2 और 3 ही आए, इसमें 5 तो दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें 2 व 3 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। नहीं है, अतः भाई जब इसमें 2 व 3 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है तो हम 5 से विभाज्य कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो अतः 6 की पावर n का कोई गुणनखंड 5 से विभाज्य 5 नहीं हो सकता। अतः 6 की पावर n का कोई गुणनखंड गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अतः हम कह सकते हैं अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि हमारा इसका आंसर आ गया नहीं। ये जो है क्वेश्चंस जो है हमें जांच करनी थी कि क्या ये 6 की पावर n के किसी मान के लिए शून्य पर समाप्त हो सकता है, तो इससे हमारा नहीं हो सकती। देखो वैसे भी हमें पता चल रहा है कि n हमें प्राकृतिक संख्या दे रखी है और 6 की पावर n दे रखा है, तो 6 की पावर जब n की जगह 1 रखेंगे तो 6 बन रहा है, n की जगह जब 2 रखेंगे तो 6 की पावर 2, 6 6 36 बन रहा है, और जब n की जगह 3 रखेंगे तो 6 की पावर 3 कितना, 216। लेकिन लास्ट में तो 0 आ ही नहीं रहा, चाहे आप कितनी भी पावर रखते चले जाएँ, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5, 6 की पावर 6, इस तरीके से आप करेंगे तो कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा। ये आपका मैथमेटिकल प्रोग्रेशन हो गया। जैसे अब 6 की पावर 1 किया तो 6 आ रहा है, 6 की पावर 2 किया तो 36 आ रहा है, 6 की पावर 3 किया तो 216 आ रहा है। क्या पीछे लास्ट में 6 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें 0 नहीं आ रहा है, 0 पर समाप्त ही नहीं हो रहा है। तो हमने सबसे पहले ये मान के चले कि भाई 6 की पावर n के किसी मान के लिए 0 पर समाप्त होती है, तो वह 5 का भाई 5 से तो जाएगा, विभाज्य होगा। अब मैंने देखा कि क्या 6 की पावर n के गुणनखंडों में कहीं 5 आ रहा है, तो 6 की पावर n के गुणनखंडों में केवल 2 और 3 ही आ रहा है, 2 3 अच्छा है। अब जब इसके गुणनखंडों में 5 नहीं आ रहा है तो ये 5 से तो विभाज्य होगा नहीं, तो इसका गुणनखंड 5 नहीं हुआ, और जब ये गुणनखंड 5 नहीं और 6 के पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं है, तब हम कह सकते हैं श्योरली कि 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। दैट्स ऑल, इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है
कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए, अगर हमें क्वेश्चंस में कोई भी संख्या ये पूछी हो कि ये संख्या भाज्य क्यों है, देखो भाज्य संख्याएं जब कहलाती हैं जब उसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब जैसे 6 का हम 2 गुणा 3 कर सकते हैं, तो ये भाज्य संख्या है। इसी तरीके से अगर कोई किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हों या उसके गुणनखंड हों तो हम उसे भाज्य संख्या कह सकते हैं। अब इसे बारी बारी से चेक करेंगे कि क्या ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं और इन्हें भाज्य संख्याओं का उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है, सॉल्यूशन करते हैं। क्या दे रखा है? 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले ये देखिए कि कॉमन क्या चीज़ है। देखो यहाँ पे गुणा में 13 दे रखा है और यहाँ प्लस 13, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में 13 कॉमन आ रहा है। सरल करने के लिए तो आप यहाँ से 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 बार निकालिए तो क्या बचा? 7 गुणा 11, 7 गुणा 11। ठीक है, और यहाँ से 13 खत्म हो गया, प्लस 1 प्लस 1, 7 गुणा 11 प्लस 1। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि 13 गुणा 11 7 77 और 1 78, 78। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें आप तो 8 से 24, 8 के 8 और 2 10, 7 से 21, 7 के 7 और 2 9। यहाँ से हो गया आपका 1014। अब 1014 की आप देखेंगे क्या इसके अभाज्य गुणनखंड हैं, तो आप चेक कर लें। तो 1014 के आप चेक करेंगे, 1014 के आप चेक करेंगे अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड चेक कर लेते हैं। तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, और कितने से जा रहा है? क्या 2 से चले जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से, 3 एकम 3, 3 छः 18, 3 से जा रहा है। 3 एकम 3 बचे 2, 20 हो गए। 3 छः 18, 3 27। फिर तो आपका पता है 13 का वर्ग होता है। यस, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 3 13 और 13। अभाज्य संख्याएं तो होती हैं, तब हम कह सकते हैं अतः इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है अतः यह भाज्य है। इसके बारे में हम भाज्य इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे सेकंड वाले की। सेकंड वाला क्या है? ये वाला पार्ट क्या देखा है कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, यही तो है क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? 5 कॉमन देख रहे हैं। यहाँ पे भी 5 मिल रहा है, यहाँ पे भी 5 मिल रहा है, तो आप यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से क्या बचा? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। ठीक है, अंदर क्या बचा? 2 3 6 और 6 6 24, 24 छिंगी 24 गुणा 42 कर लें। 42 गुणा 24, 42 गुणा 24, 4 दूनी 8, 4 6 16, 2 दूनी 4, 2 6 8। यहाँ से आ गया 8, 1008 यानी कि 1009 बन जाएगा।
5 गुणा 1009। यहीं से हमें दिख रहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। जब भाई मैं 5 का गुणा करके आंसर निकालूंगा तो इसके 5 भी तो आएगा अभाज्य गुणनखंडों में। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका भी अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, क्योंकि 5, तो आप इसे उतार के कह सकते हैं कि इसके भी अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जब ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः यह भाज्य है। तो आपने भाज्य क्यों है? क्योंकि यह अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ओके। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि कोई खेल मैदान है, कोई खेल का मैदान है और इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार है, वृत्त के आकार। जैसे अब मैं बात कर लूँ कि जैसे ये खेल का मैदान है और इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ का मतलब है एक वृत्त के आकार का एक रास्ता है। ठीक है, अच्छा जी, वृत्त के आकार का एक रास्ता है, तो वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कि जैसे ही सोनिया स्टार्ट करती है चक्कर लगाना और वो एक चक्कर पूरा करती है 18 मिनट में, जबकि इसी का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया 18 मिनट लेती है चक्कर लगाने में और रवि आपका 12 मिनट लेता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान, अब एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जैसे सपोज दैट हमने मान लिया कि रवि और सोनिया यहाँ पर खड़े हुए और रवि और सोनिया यहाँ पर खड़े होकर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे और इसी स्थान पर वो कितने समय बाद चक्कर लगाकर आ जाएंगे। अब देखो इसमें बात आती है कि हम करें क्या। एक तो होती है HCF और एक होता है LCM। देखो अब इसमें 18 और 12, एक चक्कर लगा रहा है 18 मिनट में, एक चक्कर लगा रहा है 12 मिनट में। अब वो दोनों एक साथ प्रारंभ करते हैं चक्कर लगाना, तो वो कम से कम कितने समय में इस चक्कर को पूरा कर देंगे। तो यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर की बात करी गई है, यानी कि न्यूनतम समय की, क्योंकि एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं वो चलना, तो न्यूनतम समय की बात करी गई है। और जहाँ पर हमें लोवेस्ट यानी कि न्यूनतम समय की बात करी जाए, न्यूनतम की बात करी जाए, वहाँ पे हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। यानी कि एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, न्यूनतम। ठीक है, और जहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अधिकतम से अधिकतम की बात की जाए, वहाँ आपको HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, H का मतलब हाईएस्ट, अधिकतम की बात करी जाए वहाँ तो आपको HCF निकालना है, और जहाँ लोवेस्ट यानी कि न्यूनतम की बात करी जाए वहाँ आपको LCM ज्ञात करना है। अब हमें 18 और 12 का, यहाँ पे हमें 18, 18 और 12 का हमें LCM निकाल लेना है, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि वे दोनों कितने समय पर पुणे स्थान पर आ जाएंगे। तो 18 और 12 का हम LCM निकाल लेते हैं। 2 नंबर 18, 6 के 12, यहाँ से 9, 2 के 6, 3 से 3 3 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। यहाँ से जो LCM आता है 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 ते 36, 36, यानी कि 36 मिनट बाद वे इस स्थान पर पहुंच जाएंगे। बताओ अगर आपकी समझ में आया तो। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर वहाँ पे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर की बात करी जाए तो लोवेस्ट निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है, और जहाँ हाईएस्ट की बात करी जाए वहाँ HCF निकालना है आपको। तो इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराया। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म होती है। थैंक यू।